नमस्कार। ममता बनर्जी का दुर्भाग्य अभी भी सरपट दौड़ रहा है, सरपट दौड़ रहा है। उनका दुर्भाग्य समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा। सामान्यतः जो पार्टियां सत्ता में होती हैं वो चुनाव हार जाती हैं, सत्ता से बाहर आ जाती हैं तो उनका दुर्भाग्य पूरा हो जाता है। फिर धीरे धीरे पार्टी आगे संघर्ष करती रहती है और अपने को आगे बढ़ाती रहती है। लेकिन न चुनाव हारने के महीने भर के भीतर पार्टी खंड खंड होने की स्थिति में आ जाए, ऐसा बहुत असामान्य स्थितियों में होता है। और वो असामान्य स्थितियां इस वक्त ममता बनर्जी को चारों ओर से घेरे हुए हैं। विधायक टूटे, नया दल बना, विधायकों का नया समूह बना, ममता के पास मुट्ठी भर विधायक रहे और अब सांसदों पर आफत भारी। राज्यसभा के 2 सांसद इस्तीफा दे चुके। कल सुष्मिता देव ने इस्तीफा दिया। फिर वो असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा से मिली और ये तय जानिए वो भारतीय जनता पार्टी की देहरी पर खड़ी हैं, किसी भी क्षण अंदर आ जाएंगी। सुष्मिता देव संतोष मोहन देव की बेटी हैं। कांग्रेस के पूर्वोत्तर के कुछ बड़े नामों में से एक रहे हैं संतोष मोहन देव। वो कांग्रेस छोड़कर तृणमूल में आई थी और अब तृणमूल छोड़कर भाजपा में जाने को तैयार है। और एक और चौंकाने वाली खबर सुन लीजिए। काकोली घोष के नेतृत्व में जो लिस्ट बनी तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा के सांसदों की, जिन्होंने स्पीकर को चिट्ठी सौंपी और कहा कि हम लोग अलग बैठना चाहते हैं तृणमूल से, उसकी व्यवस्था की जाए और हम एनडीए को सपोर्ट करना चाहते हैं, एनडीए में अपने को शामिल करना चाहते हैं। उस चिट्ठी पर दस्तखत करने वालों में सयानी घोष का भी नाम है। सयानी घोष से तो आप परिचित हैं। दिल में काबा आंखों में मदीना है जिनके, आंखों में मदीना और दिल में काबा है जिनके, जिन्होंने काबा और मदीना को दिल और आंखों में रख के पूरे चुनाव में ऐसा प्रचार घुमा किया, ऐसा प्रचार किया कि तृणमूल चारों खाने चित्त हो गई। लोग कहते ना वो काबा और मदीना को दिल और आंखों में रखती ना ये गति होती। वो सयानी घोष भी दीदी के विरुद्ध झंडा उठा ली। सयानी घोष को अभिषेक बनर्जी का सबसे विश्वस्त कहा जाता था, बिल्कुल अभिषेक बनर्जी की छाया कहा जाता था। अभिषेक बनर्जी के की कृपा से ही सयानी का राजनीतिक जीवन, राजनीतिक करियर एकदम सतह से आकाश तक पहुंचा था। तृणमूल में उनकी बड़ी हैसियत थी अभिषेक बनर्जी के कारण। वो भी झंडा उठा ली दीदी के खिलाफ और भतीजे के खिलाफ। इसीलिए बड़े बूढ़े कहते हैं कि वक्त खराब हो तो ऊंट पर बैठे आदमी को कुत्ता काट लेता है। दीदी के साथ यही हो रहा है, वही हो रहा है। ऐसे स्थितियां कभी नहीं सोची होंगी ममता बनर्जी ने। और अब स्थिति ये समझ लीजिए कि ममता जी को सोनिया जी के घर जाना पड़ा चलकर, इंडिया अलायंस की बैठक के ठीक दूसरे दिन। आधा घंटे वहां वो सोनिया जी के साथ रही, अपने दुख सुख की बातें कही और उसी के अगले दिन अभिषेक बनर्जी को राहुल गांधी के यहां हाजिरी देने जाना पड़ा। बुआ मां के यहां और भतीजा बेटे के यहां, राहुल जी के यहां। जिन राहुल गांधी को ममता बनर्जी कह रही थी कि ये नेतृत्व के लायक नहीं है इंडिया अलायंस के, मैं नेतृत्व करूंगी, उस राहुल की, उस सोनिया गांधी की ड्योढ़ी पर बुआ भतीजे दोनों माथा टेक रहे हैं। कांग्रेसी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी आपके बस का नहीं अब सरकार चलाना, अब चुपचाप इधर आ जाओ कांग्रेस में, हम आपका ख्याल रखेंगे, आप अपनी पार्टी को नहीं बचा पाएंगे हमारे बिना। और मुश्किल ये कि ममता बनर्जी अभी उस स्थिति में भी नहीं कि ये कह दे कि नहीं नहीं हम अपनी पार्टी चला लेंगे, क्योंकि पार्टी चलती नहीं दिख रही, पार्टी टूटती दिख रही है, बिखरती दिख रही है, तिनका तिनका हो रहा है तृणमूल। अब सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस में विलय कर जाएगी तृणमूल?
फिर केवल तृणमूल क्यों, फिर ये पैकेज बड़ा क्यों नहीं हो सकता है? पवार की एनसीपी भी क्यों नहीं कांग्रेस में विलय कर जाए? लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? बड़ा सवाल है। हालांकि पवार ने एक बार कहा था कि हमारे तृणमूल के एनसीपी और कांग्रेस के बीच में कोई सैद्धांतिक मतभेद नहीं है, क्योंकि वो भी गांधी और नेहरू को मानते हैं और हम भी गांधी और नेहरू को मानते हैं। उन्हीं की विचारधारा को लेकर हम भी चलते हैं और उसी विचारधारा को लेकर कांग्रेस भी चलती है। लेकिन क्या प्रैक्टिकली ये सब पॉसिबल है, हो पाएगा? और एक मुश्किल और है ममता के संदर्भ में। जो भी थोड़ी बहुत कांग्रेस पश्चिम बंगाल में बची है, वो ममता बनर्जी और उनके विश्वस्त लोगों को चिमटे से भी छूने को तैयार नहीं है। वहां की लोकल कांग्रेस, अधीर रंजन तो साफ कह रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी, कि जो बोया है वही काट रही है ममता बनर्जी। इसमें क्या नया है? इसमें चौंकने की बात क्या है? इसमें परेशान क्यों हो रही है ममता जी? उन्होंने भी तो यही किया है जो उनके साथ हो रहा है। ये बड़ा प्रश्न है। ऐसे ऐसे लोग ममता बनर्जी को आंख दिखा रहे हैं जो ममता बनर्जी के सामने खड़े, प्रत्यक्ष सीधे खड़े होने में भी डरते थे, जो ममता बनर्जी के सामने अपनी कमर को आधा बेंड करके प्रणाम करते थे, जो ममता बनर्जी के चरण देखकर तुरंत साष्टांग हो जाते थे, वो भी ममता बनर्जी को चुनौती दे रहे हैं और बगावती चिट्ठियां लिख रहे हैं यत्र तत्र सर्वत्र। ये स्थिति है। दिनों का फेर इसी को कहते हैं। राजनेताओं को ममता बनर्जी के हश्र से सबक लेना चाहिए। जिन जिन राजनेताओं को लगता हो कि उनका सूर्य नहीं डूबेगा, उनको ममता बनर्जी से सबक लेना चाहिए, ममता के हश्र से सीखना चाहिए। जो महिला कल तक बंगाल की राजनीतिक चेतना का प्रतीक थी, जो महिला कल तक बंगाल की राजनीतिक रंगमंच की सबसे बड़ी अदाकारा थी, सबसे बड़ा चेहरा थी, वो महिला आज विधायकों को रोके तो सांसद भाग रहे, सांसदों को रोके तो विधायक भाग रहे, और इन दोनों को रोके तो पार्षद भाग रहे, और पार्षद को रोके तो जिला अध्यक्ष भाग रहा। पूरी पार्टी तहस नहस, भगदड़ जैसी स्थिति, आपदा जैसा वक्त। इसलिए सीखना चाहिए ममता बनर्जी से, उनके हश्र को देखकर सीखना चाहिए। ममता बनर्जी ने केवल सरकार चलाई, पार्टी नहीं। पार्टी चलाई होती तो पार्टी इतनी आसानी से नहीं टूटती। इस देश में सैकड़ों उदाहरण हैं जहां सरकारें गईं लेकिन फिर भी पार्टियां खड़ी रहीं। ये बहुत रेयर होता है कि सरकार और पार्टी दोनों ध्वस्त हो जाए, जो ममता बनर्जी के साथ हुआ है। इसका मतलब आपने ताश का महल बनाया था ममता जी, ताश का महल, एक पत्ता हटा, पूरा महल भर बना के नीचे गिर रहा है। राजनीति में ताश का महल नहीं होना चाहिए। ईंटों का महल बनाइए, पत्थरों का महल बनाइए, वो झंझावातों को झेल पाएगा, वो टिकाऊ होगा। आपकी पार्टी टिकाऊ नहीं थी। वो सत्ता का सीमेंट था जो आपकी पार्टी को जोड़े रखा था। वो सीमेंट तिरोहित हुआ, वो सीमेंट हटा और आपकी पार्टी भरा कर जमींदोज हो गई। अब ये विषय केवल ममता बनर्जी का नहीं, ये भारतीय राजनीति का एक टेस्ट केस है। इस पर अध्ययन होना चाहिए और राजनेता और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को इससे सबक लेना चाहिए कि सरकार और संगठन दोनों कैसे मजबूत किए जाएं एक साथ, एक वक्त में। धन्यवाद।